नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका इस शाला में। जब किसी विषय वस्तु को लेकर विद्वानों के अपने मत प्रतिपादित होने लगे और उस विषय में अपने विचार विमर्श, जैसा कि मैंने अभी मत बताया, वो प्रदर्शित होने लगे और सिद्धांत प्रतिपादित होने लगे, तो वो विषय दर्शन का रूप ले लेता है। और ये वही दर्शन है जिसको हम लोग यूजीसी की परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र के पहली यूनिट के आधार पर मानते हैं, उसको पेश करते हैं। वो है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवृत्ति। तो हम लोग आज इसमें शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करेंगे द टाइप्स ऑफ एजुकेशन, द टाइप्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि शिक्षा तभी होती है जब शिक्षण होता है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हम लोग शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षण कहने को तो बस एक आम बोलचाल में एक स्कूल जाना, स्कूल से आना, एक साल में अपना एक एग्जाम हो जाना, तिमाही एग्जाम होना, छमाही एग्जाम होना, बोर्ड पेपर, ग्रेजुएशन, पीएचडी, खत्म हो गया शिक्षण। नहीं, शिक्षण बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये अधिगम प्रक्रिया बहुत लंबी वृहद है जो पर्यंत जीवन में चलती रहती है। तो जब इतनी वृहद चीज, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक चीजें अगर आपके सामने आती हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? उसको विभिन्न विभागों में विखंडित कर देते हैं, बांट लेते हैं, जिसको बोलते हैं। तो वो होती है हमारी शिक्षण। लोगों ने शिक्षण पे अपने बहुत सारे मत दिए हैं। उसमें से एक कैसे देना है शिक्षण, क्यों देना है, कब देना है, विषय क्या है, किस विषय के लिए, समाज के आधार पे बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो अब हम शिक्षण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। वो प्रकार आखिर कौन से होते हैं, जो कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते हैं और किसी परीक्षा को मद्देनजर रख के काम करते हैं। तो वो हमारे शिक्षण के प्रकार आते हैं। अब उस शिक्षण के प्रकार में हमारे क्या आता है? सबसे पहला हमारा यूनिट होता है, पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर जैसा कि बताया जा चुका है कि शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है, कोई भी कार्य होता है, क्रिया होती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। ये तो आप बेहतर जानते होंगे। तो उसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे तीन होते हैं। तीन होते हैं हमारे: ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा है हमारा मनोगत्यात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं विचारात्मक। ठीक है, विचारात्मक। इसको हम लोग बोलते हैं साइकोमीटर मोटर, साइकोमोटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अफेक्टिव एजुकेशन, अफेक्टिव एजुकेशन। और इसको बोलते हैं क्या है? कोग्नेटिव। तो ये जो चीजें होती हैं, अब इसको ये उद्देश्यों के आधार पर इसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो क्योंकि अभी मैंने बताया शिक्षण के जो प्रकार होते हैं, शिक्षण के प्रकार, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रकार। ठीक है, शिक्षण के प्रकार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षण के प्रकार है, इसमें ये पहला जो है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, वो ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, मनोगत्यात्मक, जिसको हम लोग विचारात्मक भी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञानात्मक होता है, ये किसी भी स्तर के ज्ञान के ऊपर होता है। मैंने जैसे कि आप देखिए, ये शिक्षण के अपने अपने मत हैं, तो इसमें ये बात प्रतिपादित की गई है, वो फॉलो की गई है, इसको फॉलो करते हैं हम लोग। उद्देश्य, उसका एम क्या है, मोटो क्या है, किसका? टीचिंग का। टीचिंग का मोटो क्या होता है कि आपके अंदर ज्ञान बढ़े,
वर्धन हो किसी भी चीज का, किसी भी विषय वस्तु का, जो भी आप क्लास में ले रहे हो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसकी मालूमात होनी चाहिए विषय के बारे में, और आप भावात्मक तरीके से भी उस विषय से जुड़ेंगे। क्योंकि आपको अगर सामाजिक ज्ञान दिया जा रहा है तो जब तक आप भावात्मक रूप से, राजनीति भावनात्मक ज्ञान है, सामाजिक किसी भी विषय वस्तु में अगर भावनात्मक आप नहीं जुड़ेंगे तो वो ज्ञान आपके लिए असरदार नहीं होगा। और अगर आपके अंदर ज्ञान है और अगर भावनाएं जुड़ जाती हैं तो आपके अंदर विचार अपने आप आने चाहिए, यानी मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक का मतलब था साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है आपके आंतरिक मानसिक गतिविधियां क्रिएटिव होनी चाहिए, कि आपके अंदर ज्ञानात्मक वृद्धि करना है, भावनात्मक वृद्धि करना है। क्योंकि जो छात्र होता है, युवा होता है, वो समाज का प्रतिनिधि होता है, तो समाज को आप भावनात्मक तरीके से भी चलाएंगे, तभी आप उसके अंतर्गत आने वाली चीजों को, समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और आगे उसमें भविष्य तय कर सकते हैं। और ये मनोगत्यात्मक, क्योंकि आप एक विचारक होंगे तभी आपके जो मत होंगे वो प्रतिपादित होंगे। तो इस चीज को आप बहुत बेहतर ध्यान रखिएगा कि आप ये जो अगर उद्देश्य, देखिए मैंने बोला ना ये एक परीक्षा के मद्देनजर हम लोग बात करेंगे, तो अगर शिक्षण के उद्देश्य आते हैं तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे बहुत सारे, अभी 6 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, 6 प्रकार। तो वो जो 6 प्रकार होंगे उसके अंतर्गत हमारे क्वेश्चंस या ऑप्शंस में आते हैं या उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं, या कोई भी ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो सामाजिक रूप में छात्रों के लिए की जा रही है वो आपकी किस रूप में आएगी, तो वो आएगी किसमें, उद्देश्य। ऑप्शन दिए रहेंगे वो एक अलग मैटर है। अभी आपको जब भी पूरा बता दिया जाएगा 6 के 6 प्रकार, तब आप उसमें से अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं क्वेश्चन की। क्योंकि अभी मैं अगर आपको इसका उदाहरण दूं और आगे वाले से मैच कर जाए और पीछे वाला का भी उदाहरण दूं आने वाले से और ये मैच कर जाए तो वो कंफ्यूजन पैदा होगी। तो लिहाजा आप पहले एक एक करके समझते जाइएगा, ठीक है। अब शिक्षण जो है हमारा, पहले तो क्या था, उद्देश्यों के आधार पर था। दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा शिक्षण है शिक्षण स्तरों के आधार पर, स्टेप्स। शिक्षण के स्टेप्स क्या हैं, ये टाइप्स थे, अब स्टेप्स क्या हैं हमारे। ये बहुत ही मेन है, ये शिक्षण का सबसे सर्वाधिक मेन चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा इसको। पहला होता है हमारा स्मृति स्तर, दूसरा होता है, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे यूजीसी नेट में व टीचिंग एप्टीट्यूड जिस अदर सब्जेक्ट में भी यूज होता होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे मेन प्रकार में सबसे मेन और वैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं इसमें, बहुत वैज्ञानिक विधि है ये। तो पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर, तीसरा होता है विमर्शी स्तर। कौन सा, विमर्शी या चिंतन स्तर, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। और स्मृति स्तर जैसे कि हम सबको पता है मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है ये। और ये हमारा अवबोध का मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल शब्द है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग लेवल, ठीक है। लेवल मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूं जल्दी समझाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये हमारा होता है शिक्षण स्तरों के आधार पर हमारा जो कि सबसे मुख्य रूप से होता है, उसको सबसे पहला जो स्तर होता है स्मृति स्तर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, इसको विद्वान रहे हैं हॉर्वर्ड, इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इनको मॉरिसन ने, ये भी कभी कभी आ जाता है मॉरिसन ने, कि ये जो स्तर है इसके प्रतिपादक कौन है, ठीक है। और इसके आता है हंट। इन महोदय ने जो है लोगों ने इसको जो है प्रतिपादित किया है, किसको, शिक्षण के स्तरों को। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर हमारे शिक्षण की एक बहुत प्रक्रिया होती है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग समझते हैं। ये जो स्मृति स्तर होता है ये प्राइमरी तक के या शुरुआती और बच्चों तक के होता है, बाल्यकाल की शिक्षण पद्धति होती है, जिसमें बार बार रटाई जाती हैं चीजें। आपके स्मृति पटल मेंटल स्थिति जो होती है आपको उसमें याद कराने के लिए, जैसे दोहराया जाता है ना किसी चीज को, ए फॉर एप्पल, आ से आम, आ से अमरूद, ऐसे करके।
तो बार बार आपको पढ़ाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए होता है। और ये जो होता है हमारा बोल दीजिए कॉलेजिएट स्तर होता है कॉलेज के लिए, स्कूल स्तर जो होता है हमारा 10th इंटर के लिए होता है, हायर सेकेंडरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके लेवल के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि विस्तृत क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके आधार पर आपको जो है पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, जहां पे आपको लिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, जो कि हमारी सेकेंडरी एजुकेशनल लेवल के लिए आती है। और हमारा जो एक मुख्य आता है, जो हायर एजुकेशन के लिए आता है, वो हमारा विमर्शी स्तर होता है, जो चिंतन स्तर कहलाता है। इसमें हमको निबंधावली दी जाती है, या एमफिल या पीएचडी ऐसे करके बातें होती है, जिसमें विमर्श किया जाता है, बातचीत पे कोई एक टॉपिक ले लिया जाता है, उस टॉपिक पे आपस में चर्चा होती है। जैसे आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, किड्स स्कूल में सबसे पहले बताया जाता है कि हाँ भाई ये नंबरिंग्स करके गेम्स खिलाए जाते हैं, या कोई भी गेम होता है उसमें नंबर टेबल्स है, और ऐसे करके अल्फाबेट ये सब याद दिलाए जाते हैं। ये सब स्मृति स्तर में तो छोटे छोटे बच्चों के लिए। स्कूल में आपके लिए क्या होता है, एक बढ़िया पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत अच्छा सा विभाग होते हैं, स्कूल होते हैं, टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग टीचर होते हैं। इसमें क्या होता है, आप सब्जेक्ट का जब वृहद रूप आ जाता है, ग्रेजुएशन में आपके 3 सब्जेक्ट, देन 3 और बाकी अलग, कॉमर्स साइंस में अलग होते हैं, जैसे बीए में। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट बैठा होता है, और उसमें बैठा होता है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है किसी एक टॉपिक को लेकर के, और वो लेक्चर ऐसा नहीं कि एक ही समय में खत्म होता हो, वो बड़ा भी हो सकता है। आप उसको समझ के अपने आंसर देते हैं, अपनी बात जहां प्रतिपादित करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा विमर्शी स्तर या चिंतन स्तर। ठीक है, तो ये हमारे सबसे मुख्य रूप से थे, और इनके प्रतिपादक जो हैं आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्तर आता है, हमारा कौन सा, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण जो होता है। शासन प्रणाली, अब यहां पे शासन प्रणाली क्या है देख लीजिए। शासन प्रणाली हमारी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, निरंकुश शासन प्रणाली एज इट इज, ठीक है, कॉमन सी बात है, निरंकुश शासन प्रणाली। दूसरा होता है प्रजातांत्रिक। अब आप कहेंगे प्रजातांत्रिक ये यहां कहां से आ गया, डेमोक्रेसी शिक्षा में कैसे आ गई? नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हिसाब किताब है इसका, अभी समझेंगे हम लोग। हस्तक्षेप रहित, तो इसका ये कहने का मतलब होता है, जब एक एजुकेशन चल रही होती है, एजुकेशन लेवल जब अपने काम कर रहा होता है, अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, निरंकुश। आपको पता ना कि छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित होता है, कक्षा जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि छात्र जो होता है उस शिक्षक के अनुरूप जो है पढ़ता है, और शिक्षक उनके समय हेड होता है। तो शिक्षक जाहिर सी बात है जो कहेगा वो आप करेंगे, आप करना पड़ेगा। लेकिन उस जगह एक जो ये मेथोडोलॉजी होती है, मैंने जो कहा आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी चेंज होती है। जब भी एजुकेशन की, टीचिंग की और एजुकेशन की बात आ जाती है, तो यहाँ पे जो टीचर होता है, जो कक्षा का शिक्षार्थी केंद्रित होता है, उसको जो है निरंकुश होना पड़ता है, अंकुशवादी नहीं होना पड़ता, यानी कि थोड़ा सा मतलब मैनेज करने वाला, कि भाई देखिए ऐसा है बेटा, हमने जो है आज जो चैप्टर दिया है उसको कल करके आना। कल नहीं करके आया बच्चा, वो कहने लगा कि सर आज तो मैं करके नहीं आया हूं। अब ऐसा नहीं कि आज के आज ककड़ी चोरी करी तो हाथी काट दिया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ये होना चाहिए बेटा आज नहीं किया, क्या परेशानी आ गई, परेशानी बताया, टाइम नहीं मिला या कुछ ऐसे वैसे, बेटा टाइम मैनेज करो लेकिन कल जरूर करके आ जाना। ठीक है, उसको थोड़ा सा मोहलत देना, मतलब अपनी शक्ति को थोड़ा सा अंकुश में लगाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निरंकुश। अगर अंकुश लग जाएगा, टाइट हो जाएगा टीचर, तो वो अंकुशवादी हो गया। प्रजातांत्रिक का मतलब है स्टूडेंट को अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता, क्लास में, कक्षा में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता बच्चों को। भाई अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो बच्चा बोल सके कि सर आज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको एक बार और बताइएगा, ये अभी नहीं समझ में आ रहा है। पता चला हमने जो समझा दिया यही मानो, बी फॉर बॉल नहीं होती है, कैट होता है, तो स्टूडेंट बोल सकता है कि नहीं सर बी फॉर आप बॉल होता है, कैट तो सी फॉर होता है। तो कम से कम स्टूडेंट बोल सकता है, टीचर ये नहीं बोल सकता नहीं मैंने जो बोल दिया वो है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो ये होता है प्रजातांत्रिक, इसका ये मतलब होता है प्रजातांत्रिक का। और हस्तक्षेप रहित क्या होता है, जब भी कोई शिक्षा प्रणाली चल रही होती है तो हस्तक्षेप जो होता है वो होता है आपका सिलेबस। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। लेकिन यहां पे क्या होता है सिलेबस, सिलेबस क्या होता है, टीचर जो समझाना चाह रहा है और स्टूडेंट जो समझना चाह रहा है उसके बीच में एक सिद्धांत होता है, वो होता है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम बोलते हैं हस्तक्षेप रहित, ये चर होता है। तो हस्तक्षेप जो होता है ये आपका पाठ्यक्रम आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता देने में एक थोड़ा हस्तक्षेप करता है कि भाई आप पूर्ण रूप से समझा रहे हैं, आप ब्रह्मांड समझाने लगे। अगर नाद की बात कर रहे हैं तो नाद, ब्रह्मांड, अनाहत, आहत सारे नाद समझाने लगेंगे तो बच्चा तो वैसे भी परेशान हो जाएगा, कहेगा अरे यार सर को क्या हो गया पता नहीं। इसलिए उसके लिए निर्धारित कर दिया था कि अगर आपको नाद समझाना है तो नाद के सिर्फ प्रकार समझाइए, उसके भेद समझा दीजिए बस। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि और कंदराओं गुफाओं की बातें होने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शासन प्रणाली के आधार पर हमारा, जैसे कि मैंने बता दिया, हस्तक्षेप रहित चर, प्रजातांत्रिक और निरंकुश, ये चीजें होनी चाहिए हमारी किसमें, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट, शिक्षण जो होता है स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। ठीक है, जो स्वरूप के आधार पर होता है वो कैसा होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। स्वरूप के आधार पर एक होता है वर्णात्मक और एक होता है निदानात्मक। अब क्या करना है, वर्णात्मक कर दिया, निदानात्मक कर दिया और उपचार कर दिया इसका। अगर आप इसको जल्दी में पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। किसी भी समस्या का, किसमें, उदाहरण ले रहा हूं, सर हमको जो है शिक्षण के प्रकार समझ में नहीं आते, चलिए हमने ये ले लिया, सर हमको शिक्षण के प्रकार समझ में नहीं आते हैं, ये स्वरूप है, शिक्षण के प्रकार हमको समझ में नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, अच्छा बेटा ऐसा है, उसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया, बेटा आप इसमें समझ में नहीं आता तो क्या क्या नहीं समझ में आता है, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया। चलो ठीक है, क्या क्या नहीं समझ मुझे बता दो, फिर मैं उसी हिसाब से करूं। फिर हमको जब उसकी बात ये पता चल गई कि हाँ सर हमने ये 10 पॉइंट है, ये देखिए इसमें से हमको सर ऐसा है कि बीच के ये पॉइंट नहीं आते हैं, अच्छा हमको ये पता चल गया, हमने उसका निदान किया। चलो ठीक है, हम इस टॉपिक को लेते हैं और तुमको समझाते हैं, तुम्हारी समस्या का निदान करते हैं। समस्या खोजा, समस्या का निदान किया। अब निदान कैसे करना है, निदान तो करना है हमने, किसी भी पेशेंट की बीमारी जान लेना निदान करना होता है, लेकिन खत्म करना उपचार होता है। मैंने किसी भी समस्या का पहले इस बात को समझा, क्या तुमको समस्या क्या है, तो समस्या क्या थी, शिक्षण के प्रकार नहीं समझ आ रहे, शिक्षण के प्रकार नहीं समझ आ रहे। कौन से नहीं प्रकार समझ आ रहे बेटा, ये देखो मैंने निदान कर लिया। अब बेटा क्या है, निदान कर लिया, अब मैंने तुमको समझा दिया, बेटा तुमको जो मैंने कल समझाया था उससे और बेहतर तरीके से समझा रहे, उपचारात्मक। क्लियर हो गया होगा। समस्या का समस्या पहले समस्या जान लेना, समस्या कहां है, पूरी तरीके से सब्जेक्ट देख लिया, फिर उस सब्जेक्ट में देखा कि एक्चुअल में बच्चे को क्या नहीं आ रहा, उसका एक खाका बना लिया, उसका निदानीकरण कर लिया। और निदानीकरण कैसे करना है, फिर मैंने उसको जो है दावा दे करके पाठ्यक्रम को दोबारा समझा करके, शिक्षण के प्रकार को दोबारा समझा करके, उसका जो है उसका जो संशय था, उसकी जो दिक्कत थी, उसके जो चैप्टर को लेकर के दिक्कत थी, उसको समझ में आ गई। नहीं समझ आएगी फिर करेंगे, लेकिन दोबारा थोड़ी लिखेंगे हम। ठीक है, पांचवा, शैक्षिक क्रियाओं के शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। अभी क्रियाएं क्या होती है, शैक्षिक क्रियाएं आप देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो स्वरूप बताया था उसी तरीके का है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या है,
प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना है हमको, उसके बाद में प्रदर्शन करना है। प्रस्तुत किया, प्रदर्शित किया, और किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा, एक्शन। ये हमारे रिसर्च में काम आता है। मैंने बताया था कोई भी क्रिया होती है तो उसका उद्देश्य होता है। ये तो एक आधारित क्रिया है। देखिए, जैसे इस क्रियाओं के आधार पर बोला है, अगर आप इसको अलग से अगर आप ना भी लें तो भी काम चलेगा। अगर, क्योंकि शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर क्या शिक्षण, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के क्या प्रकार हैं भाई, शिक्षण के क्या प्रकार हैं, किसके? शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। तो पहला तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हो। जैसे मैंने क्या किया, शिक्षण के प्रकार को समझाना है तो पहले मैंने प्रस्तुत कर दिया। ये देखिए, प्रस्तुत कर दिया, सब लिख दिया। अब हम सामने यूं आए और उसका प्रदर्शन करा, यानी लेक्चर या डेमोस्ट्रेशन देकर के मैंने इसको समझाया। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन के बीच में जो क्रिया होती है, एक दूसरे के पूरक होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। प्रस्तुतिकरण करने के बाद जब हम प्रदर्शन करते हैं तो इसके बीच में क्रिया लगती है। अगर आप क्रिया को, अगर आप स्वतंत्र रूप में अगर इसका मान लें या इसको यहां पे सिर्फ दो ही मैटर रखें ना, तो भी सफिशिएंट है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। बस, और कुछ नहीं करना है। इसको बहुत ज्यादा समझने का प्रयास आप अलग से बुद्धि लगा के ना करिएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, इसके बीच में हमारी क्रिया होती है। बस, आपको बहुत ज्यादा जानना नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा अगर आप जान जाएंगे तो फिर यही होगा कि और ज्यादा जानने की क्या जरूरत है। अर्जुन ने कहा था ना, जब महाभारत चल रही थी तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, ज्यादा जानने का तेरा क्या प्रयोजन है? तो ज्यादा ना जानो प्रयोजन, क्योंकि ज्यादा जान जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर जानने वाले ज्यादा गलत कर देते हैं, है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऐसे ही हम लोग करेंगे और इसी को जानेंगे। लास्ट है हमारा ये हमारा छठा है शैक्षिक प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के आधार पर। अब ये मैनेजमेंट के आधार पर क्या होता है? शिक्षण है तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट होगा। ये दो तरीके से भी हो सकता है और इसके बहुत सूक्ष्म अंतर है। जैसे अभी मैंने पहले इससे बताया था, क्रिया को भी आप स्वायत्त रूप में मान सकते हैं या हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो स्वतंत्र क्रिया, वो क्रिया थी वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक से दूसरे के बीच में जाने में जो चीज लगती है, जो मैटर फोर्स लगता है, जो बल लगता है, जो सोच लगती है, वो क्रिया होती है। ठीक है, ये होती है हमारी औपचारिक, फॉर्मल। ठीक, और ये होती है हमारी अनौपचारिक, यानी कि नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये हमारा जो शिक्षण के प्रकार है उसमें लास्ट आता है। ये उसमें सबसे बढ़िया होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी शिक्षा अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाती है। ये मैंने अभी सबसे शुरू में बोला था कि ये शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती है। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें ना पाठ्यक्रम होता है, ना इसमें कोई मूल्यांकन होता है, ना इसमें कोई संस्था होती, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, वो ये तो पता ही ना आपको, जब भी कोई सीख रहा होता है तो छात्र का रूप होता है, जब वो कुछ सिखा रहा होता है तो वो टीचर का रूप होता है। तो इसमें क्या होता है, अनौपचारिक से, अनौपचारिक तरीके से, यानी कि अनौपचारिक का मतलब नॉन फॉर्मल, यानी अब कहीं भी किसी भी चीज से आप शिक्षा ग्रहण करते रहते हो। चिड़िया चहचहा रही है, मौसम कितना अच्छा है, तो आपको क्या लग रहा है, यार अच्छे मौसम में ऑक्सीजन अच्छी आती है तो सबका मन खुश रहता होगा, है ना, पढ़ाई में मन लगता होगा, रियाज में मन लगता होगा, ये सब चीजें मन में आती हैं।
बच्चा पैदा हुआ, मम्मी ने उसको सिखाना शुरू किया और कहने लगी बेटा चुप रहो, ये मम्मी है, फिर ये पापा है, बेटे थोड़ा बाएं चला करो, हमेशा हमेशा सत्य बोला करो, बेटे खूब पढ़ो, सबसे अच्छे से बोलो, बड़ों को प्यार दो, बड़ों का आदर करो, बच्चों को प्यार दो, सब ऐसे करके बताते हैं ना। सब ये सब नॉन फॉर्मल तरीके से आपको जो चीजें बताई जाती हैं, है ना। तो ये तो आप जो पर्यंत सीखते रहते हो ना, देखो देखो बड़े आए ना, तुम्हारे टीचर आए उनके पैर छुओ, भैया आए उनके पैर छुओ, पापा आए पैर छुओ, ये मर्यादाएं हैं, ये चीजें, ये तौर तरीके, सिस्टमैटिक तरीके, ये सब जो आपको सिखाई जाती है, ये सब अनौपचारिक शिक्षा है। और इन सब चीजों से हट के जहां पे थोड़ा एक बंदिश होती है, जहां पे बंदिश क्या होती है, हस्तक्षेप रहित चर, जहां पाठ्यक्रम होता है, जहां पाठ्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं सिलेबस, जहां पे आपका परीक्षाएं घोषित होती रहती हैं, जहां पे आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो मूल्यांकन होता है, ये सब चीजें, जिसे फॉर्मल तरीके से और नॉन फॉर्मल तरीके में ये होता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं शिक्षण के प्रकार के, और उस शिक्षण के प्रकार में आपको मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि मैं वीडियो शुरू हुआ। और कोई भी जैसे टीचिंग एक मेथड होता है तरीके से, जैसे ये भी प्रैक्टिकली आपसे बता रहा हूं मैं कि इस चीज को अगर आप बहुत बेहतर जानेंगे कि बहुत फॉर्मल मतलब नॉन फॉर्मल तरीके से अगर हम आपको समझा रहे हैं तो, लेकिन हाँ ये देखिए विश्वसनीय औपचारिक होता है। अगर ये बताया जाए तो ये जो शिक्षण विधि होती है ये औपचारिक होती है, जो विश्वसनीय होती है, और ये विश्वसनीय कम होती है। ठीक है, इतना मान सकते हैं। क्योंकि ये आधिकारिक रूप से पुष्ट होती है, क्योंकि ये लिखित रूप में मान्य होती है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। कोई भी आधिकारिक चीज, कोई भी मतलब आप बहुत पढ़े हो, लेकिन क्या होता है, भैया कढ़े नहीं है। गांव में ऐसे बोला जाता है, हमारे गांव में से बोलते हैं कि भैया पढ़े तो बहुत है लेकिन कढ़े नहीं है। और गांव में क्या लोग बोलते हैं आपस में कि भैया ये कढ़े बहुत हैं, पढ़े नहीं है। तो कढ़े पढ़े का ये मतलब होता है कि आपको जीवन के तौर तरीके, बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, तो जिसके पास भी सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता। लेकिन अगर वो कुछ बात बोलेगा कि भैया देखिए मैं पीएचडी वालों को पीएचडी करा देता हूं, लेकिन आप क्या हो, कक्षा 10वीं पास नहीं हो, तो आप ऑथेंटिक नहीं हुए। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो एक अलग मेथड करता है। लेकिन यहां पे क्या मेथड करता है कि अगर पीएचडी वाले को पढ़ाना है तो आपको पीएचडी होनी चाहिए, आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी वाले को पढ़ाओगे संस्थागत रूप में। इंटर वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपने बीएड या कुछ और अलग टाइप से आपने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस किए होंगे, जाहिर सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाने लगो एक्स्ट्रा कैरिकुलम हटा के, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास में बंदिशें होती हैं, हस्तक्षेप होते हैं इसमें बहुत सारी, शिक्षार्थी, शिक्षा और शिक्षण के बीच में। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है इसमें थोड़ा बंदिशें होती हैं और इसमें बंदिशें नहीं होती हैं। और छात्र ऐसी चीज होती है कि वो तो पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली है चीज। अधिगम प्रक्रिया आपकी हमेशा चलती रहेगी, कभी ना कभी, हमेशा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी से, सामाजिक वातावरण, किसी भी स्थिति में आप हमेशा सीखते रहते हैं। और सीखते रहिए और बहुत अच्छा रहेगा। और सीखते रहने के लिए एक काम और करना पड़ता है कि वीडियो के लिए जो औपचारिकताएं हम बताते रहते हैं उसको पूरी करते रहिए, तो ये चीज भी अच्छे से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।